आपने कभी सोचा है एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के बारे में जो हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिशियल्स को करप्शन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करे, जो लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह काम करे और एक ट्रांसपेरेंसी और करप्शन फ्री गवर्नेंस को इंश्योर करने में मदद करे? अगर नहीं तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करते हैं और देखते हैं कि क्या इंडिया में कोई ऐसी बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक ऑफिशियल्स को करप्शन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट करती है। साथ ही क्या जजेस यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इस बॉडी के अंडर आते हैं या नहीं। नमस्कार व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। आपने लोकपाल का नाम तो जरूर सुना होगा। ये एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हमारे देश में करप्शन के अगेंस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। लोकपाल कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, इसकी कल्पना 1990 से की जा रही थी, लेकिन इसका एक्चुअल रूप 2013 में सामने आया और वो भी लोकपाल एंड लोकयुक्ता एक्ट 2013 के रूप में। ये एक्ट पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य था ऐसे करप्शन केसेस को डिस्कवर करना और उन पे इन्वेस्टिगेट करना और साथ ही पब्लिक ऑफिशियल्स जो इसके अंडर लायबल हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना। आपको बता दूं कि लोकपाल एक ओम्बड्समैन की तरह काम करता है। इसका काम है पब्लिक फंक्शनरीज के अगेंस्ट करप्शन के एलिगेशंस को इन्वेस्टिगेट करना और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना। हालांकि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी पावरफुल स्टैट्यूटरी बॉडी है जो हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करती है और साथ ही गवर्नेंस सिस्टम्स को ट्रांसपेरेंट रखने में हेल्प करती है। अब सवाल ये है कि लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन कितनी बड़ी है? क्या इसके अंडर सुप्रीम कोर्ट जजेस भी आते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट फाइल की गई करप्शन कंप्लेंट्स एक लोकपाल इन्वेस्टिगेट कर सकता है? आपको बता दूं कि एक लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन बहुत बड़ी है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लोकपाल के अधीन प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप A, B, C, D के ऑफिशियल्स भी आते हैं। ये ज्यूरिसडिक्शन कुछ और एरियाज को भी कवर करती है, जैसे कि पहला है बोर्ड्स, कॉर्पोरेशंस या फिर ऑटोनमस बॉडीज। ऐसा कोई भी बोर्ड, कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट या फिर सोसाइटी जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनी हो और एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंड की जा रही हो, ये भी लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती है। दूसरा है फॉरेन डोनेशंस। अगर किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी को 10 लाख से ज्यादा का फॉरेन डोनेशन मिलता है तो वो भी लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन के एम्बिट में आती है। आपको बता दूं कि लोकपाल की इस ज्यूरिसडिक्शन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ फाइल किए गए करप्शन चार्जेस सिर्फ तभी इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं जब वो किसी भी तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल सिक्योरिटीज, एटॉमिक एनर्जी या स्पेस से रिलेटेड ना हो। इसी तरह पार्लियामेंट के अंदर एमपीज की स्पीच और वोट भी लोकपाल के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। और अब एक सबसे बड़ा नोटवर्दी एस्पेक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर हैं। हाल ही में एक कंप्लेंट को सुनते हुए लोकपाल ने ये क्लैरिफाई किया है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस उनके एम्बिट में नहीं आते हैं। पर क्यों? तो आपको बता दूं कि लोकपाल ने इसके लिए 2 रीजनिंग्स दी हैं। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी बॉडी नहीं है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एस्टैब्लिश की गई हो, और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट की फंडिंग कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया के थ्रू आती है, जो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से इंडिपेंडेंट बनाता है। लोकपाल के अकॉर्डिंग यही सारी रीजनिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर भी लागू होती है। हालांकि उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि ये रूलिंग सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए ही है। हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स दोनों ही लोकपाल की ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, क्योंकि वो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं। एक कंप्लेंट को डिसमिस करते हुए अ लोकपाल कोरम चेयर्ड बाय जस्टिस एम खानविलकर ने कहा है, वी नीड टू क्लैरिफाई दैट द व्यू propounded here too is only to consider the status of the judges and the Chief Justice of the Supreme Court of India having been established by the virtue of Article 124 of the Constitution of India. This view may not squarely apply to the judges of the other courts, including high courts established under the Act. आपको बता दूं कि लोकपाल को करप्शन के खिलाफ एक सक्षम और रिलायबल बॉडी बनाया गया है, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन हमेशा ही एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स पर खड़ा नहीं उतरा है। कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो इसकी इफेक्टिवनेस और इसकी फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे कि पहला है फुल टाइम लीडरशिप की कमी। मई 2022 के बाद ऐसा देखा गया था कि लोकपाल के पास कोई भी फुल टाइम लीडरशिप चेयरपर्सन नहीं था, जिसकी वजह से इसकी फंक्शनल कैपेसिटी को इम्पैक्ट होते हुए देखा गया। दूसरा है जीरो प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड। एक पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक लोकपाल ने 2019 और 20 में 8,703 कंप्लेंट्स को रिसीव किया, जिसमें से 5,981 कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ कर दी गई और अंत में एक भी प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। ये डाटा इसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल उठाता है। तीसरा है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि लोकपाल के काम करने का तरीका काफी ओपेक है।
जो उसकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को अंडरमाइन करता है। तो जैसे कि आपने देखा कि एक लोकपाल का काम करप्शन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म को प्रोवाइड करना था, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज कुछ और ही हैं। ये बॉडी अब तक करप्शन के बड़े केसेस को एड्रेस करने में काफी ज्यादा फेल हुई है, जिसका रीजन है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड लिमिटेड फंक्शनल इंडिपेंडेंस। अब आप जानते हैं कि इंडिया जैसे देश में करप्शन के अगेंस्ट कोई भी इंस्टीट्यूशन या बॉडी बनाना ही काफी नहीं है, उस इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना भी उतना ही जरूरी है। हालांकि कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि लोकपाल की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं, जैसे कि पहला है इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स। लोकपाल और लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट्स को ट्रांसपेरेंट और अनबायस बनाना होगा ताकि करप्ट प्रैक्टिसेस इसमें ना घुस सके। दूसरा है फंक्शनल ऑटोनॉमी। लोकपाल को एक ऐसे फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस की जरूरत है जो उसके काम को एक्सटर्नल प्रेशर से फ्री बना सके। तीसरा है डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म। एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी में पावर को कंसंट्रेट करने के बजाय हमें इसके खिलाफ एक डिसेंट्रलाइज्ड और अकाउंटेबल अप्रोच रखनी होगी। चौथा है पब्लिक परसेप्शन। लोकपाल को स्ट्रेंथन करने के लिए पब्लिक और सिटीजन्स ग्रुप की इन्वॉल्वमेंट को ज्यादा बढ़ावा देना होगा। पब्लिक स्क्रूटनी से भी लोकपाल की क्रेडिबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि लोकपाल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो करप्शन फ्री इंडिया के विजन के साथ एस्टैब्लिश किया गया था। हालांकि इसकी जर्नी अब तक मिक्स रिजल्ट्स के साथ आई है। गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए लोकपाल को अपने ऑपरेशंस और लीगल फ्रेमवर्क्स को भी इम्प्रूव करना होगा। क्या आप समझते हैं कि लोकपाल को करप्शन के अगेंस्ट एक प्रोएक्टिव और पावरफुल बॉडी बनाया जा सकता है? आपके विचार हमें जरूर बताइए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।